फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज का जो दिन है, हम लोगों ने दो चीज़ें एक के बाद एक, और ये बहुत दिनों से इस पे बात चल रही थी पिछले साल से, कि कुछ ऐसा शुरू करें कि आर्ट को देखने का नज़रिया, समझने का नहीं, देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। तो सबके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, अपने नज़रिए हैं। तो जो किताब बहुत ज़माने से लोग पढ़ रहे हैं और जिसको काफ़ी कोट किया गया है, आज उस किताब का विमोचन कर रहे हैं हम लोग पहले, और उसके लिए हमारे पास उसके अनुवादक आशीष मिश्रा जी हैं और प्रकाशक राजकमल के संपादक हमारे साथ धर्मेंद्र सुशांत जी भी यहाँ पे हैं, और अशोक दा है, क्योंकि दूसरा जो लेक्चर है वो अशोक दा का प्रेजेंटेशन है। दूसरा जो इसके बाद है वो है अशोक दा का प्रेजेंटेशन हाउ टू सी, और वो हाउ टू सी इज़ अनदर पर्सपेक्टिव। तो मैं ज़्यादा इस पे टाइम ना लेते हुए अशोक दा से कहूँगा, पहले तो जो ओरिजिनल हाउ टू सी वेज ऑफ सीइंग है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के फिर हम आशीष जी से समझने की कोशिश करेंगे कि इन्हें अनुवाद करने में क्या की पॉइंट्स इनके रहे, क्या समझ में आया, क्या इन्हें लगा, कैसे समझाना चाहिए। तो अशोक दा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ पहले। आप सबका आज इसकी शाम यहाँ स्वागत है। और आज जो भी कार्यक्रम अभी सुधीर भाई ने जो बताया, उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक बहुत बड़ी किताब का विमोचन करने जा रहे हैं, और विमोचन इस हक के साथ कर रहे हैं कि कम से कम 1-2 महीने पहले से ये किताब जो है ये अमेज़ॉन में उपलब्ध है। तो विमोचन ना कहें, लोकार्पण भी ना कहें, पर ये हमारा सुख है, हमारी खुशी है कि हम आपस में इस किताब को एक साथ देखेंगे। इस किताब का बहुत महत्व है, आप सभी जानते हैं जिन्होंने भी चित्रकला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने समझने की कोशिश की। वेज ऑफ सीइंग ऐसी किताब है जो हम जब जवान थे तो हमारे देखने का तरीका, और आज जहां हम खड़े हैं उसके पीछे इस पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जो भारतीय होने के नाते हमारी समस्याएं जो हैं यूरोप के दर्शकों से बिल्कुल भिन्न है। हम कहानी सुनने के आदी हैं, हम हर चीज़ में कहानी सुनते हैं, हर एक चीज़ को चरित्र बना देते हैं, उनमें नाटकीयता लाते हैं। एक नदी जो बहुत सुंदर बहती है और जिसको देख के हमें एक चित्रकार के रूप में, एक कला प्रेमी के रूप में उस नदी की सुंदरता देखनी चाहिए। हम उस नदी को माँ कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, और ये जो सरल सा लगने वाला पूरा प्रस्ताव है कि एक नदी को माँ मान लिया जाए, ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत करती है। और उससे कहानी आगे बढ़ते बढ़ते माँ है तो बेटा कौन है, माँ है तो पिता कौन है, इस तरह से हम कहानी में उलझते रहते हैं। जो दृश्य है, जो दिख रहा है, उसकी जो खूबसूरती है, उससे हम दूर हटते चले जाते हैं। और पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे, फूल, सबको हम लोगों ने कहानी और देवी देवताओं के हिस्से दे दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है वो हमारा नज़र है, हमारा नज़रिया है, जिसको कि हर रोज़ हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस पूरी परंपरा के खिलाफ खड़े होके अपनी नज़र, अपना देखने का तरीका बदलें। तो उस प्रयास में इस पुस्तक की बहुत बड़ी भूमिका होगी, ये मैं मानता हूँ। और इस पुस्तक की प्रस्तुति में कहीं ना कहीं मैं अपने को भी जुड़ा पाता हूँ। आज से बहुत सालों पहले हम लोग आपस में बात करते थे कि इस किताब को हिंदी में ज़रूर आनी चाहिए, और उसके लिए हमारे एक साथी थे मृत्युंजय, जो बहुत सक्रिय हैं, और इतने सक्रिय कि कई महीने बीत गए और धीरे धीरे साल भी बीत गए और उनका अनुवाद चलता ही रहा।
जो समाप्त ना हो पाया। उसके बाद आशीष को जब पता चला कि ऐसा एक है, एक महती प्रयास पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया और इसको एक अंजाम दिया। तो आज आशीष हमारे बीच में मौजूद हैं और वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे किस तरह से उन्होंने अनुवाद किया। लेकिन अनुवाद हो चाहे किसी भाषा में हो, उसका जो मूल तत्व है वो मुझे लगता है कि आम भारतीय समझ से बिल्कुल अलग है। इस किताब की अपनी खासियत है, इसने हमको सबसे पहली बार जो मुझे लगता है कि एक छोटा सा एक चैप्टर, और एक चैप्टर का भी एक पन्ना मुझे बहुत अंदर से हिला दिया था। वो था कि एक चित्र है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वैन गॉग का चित्र है, वो क्रोज ओवर द व्हीट फील्ड। क्रोज ओवर द व्हीट फील्ड एक बहुत ये माना जाता है कि ये चित्र जो है वैन गॉग के जीवन का अंतिम चित्र है। हम जानते हैं कि वैन गॉग ने खुदकुशी की थी और उनकी आत्महत्या के पहले मतलब जीवन का वो आखिरी चित्र है, ऐसा माना जाता है, जबकि शायद वो सत्य नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि ये अंतिम चित्र है। तो जॉन बर्जर ने उसको एक चित्र को लगाया और उसके नीचे लिखा कि क्रोज ओवर द व्हीट फील्ड बाई विंसेंट वैन गॉग। उसको फिर रिपीट किया, नीचे लिखा क्रोज ओवर द व्हीट फील्ड बाई विंसेंट वैन गॉग। उसके बाद एक लाइन जोड़ी, ये चित्र वो चित्र है जिसको बनाने के बाद वैन गॉग ने आत्महत्या की थी। केवल इस लाइन से उस चित्र की जो परिप्रेक्ष्य है, जो समझ है, जो हम भारतीयों के जो समझने की बहुत कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए एक नई चीज़ निकलती है। वो हमें चैलेंज भी करती है कि क्या हम उस कहानी में या उस संदर्भ में फंस रहे हैं, यानी कि हम क्या चित्र से दूर हट रहे हैं। तो शायद हाँ। तो ये जो समझ है, ये जो ट्रिगर करने वाली बात है, आप सोचते हैं, समझते हैं, चित्र बनाते हैं और जीवन में कभी एक चित्र या एक घटना या एक वाक्य आता है, वो रास्ता बदल देता है। कम से कम इस चित्र ने इस व्याख्या ने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया था। इसलिए, और मेरे ही नहीं, मेरे ख्याल से बहुतों का। दूसरी जो मुझे शिकायत रही है इस किताब से कि ये किताब यूरोप केंद्रित है, इसमें भारतीय का संदर्भ कम है, और अगर करते भी तो जॉन बर्जर को भारतीय चित्रकला के बारे में, भारतीय जनमानस के बारे में उतनी समझ नहीं थी। अगर वो समझने का प्रयास करते तो हो सकता था कि उनका जो मूल समझ है वही बिगड़ गया होता। क्योंकि मेरी जो मैं कह रहा था कि जो मैं उम्मीद करता था इस किताब से कि वो प्रगतिशील थे जॉन बर्जर। इस किताब में अगर यूरोप की कला को देखेंगे तो उसको मूलतः दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं यूरोप की कला को। एक हिस्ट्री पेंटिंग है और दूसरा जॉनर पेंटिंग है। हिस्ट्री पेंटिंग में राजा रानी और देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनके ऊपर गाथाएं, लीलाएं, उनका चित्रण होता है। और जॉनर पेंटिंग में आम लोगों की ज़िंदगी की आम घटनाएं होती हैं। हमारे देश में जो भी इतिहास है वो तो हिस्ट्री पेंटिंग का इतिहास है, क्योंकि हमारे आम आदमी हुआ नहीं करते हैं। और यूरोप में एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा। जब मैं कह रहा हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि हिस्ट्री पेंटिंग से कहीं ज़्यादा और महत्वपूर्ण चित्र और चित्रकार वो हुए जिन्होंने जॉनर पेंटिंग पे काम किया। इस किताब में जो फोकस है वो जॉनर पेंटिंग की ओर होना चाहिए था, क्योंकि तब ये किताब एक कदम और आगे बढ़ती। क्योंकि जिन्होंने चित्र बनाए पूरे इतिहास में, यानी कि जिन्होंने चित्र बनवाए, उसने सबसे पहला काम किया कि चित्रकार की आज़ादी को छीन लिया या खरीद लिया। खजुराहो के मंदिर में खड़े होकर जो लोग कहते हैं कि भारतीय चित्रकला का ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है, तो मैं कहता हूँ भारतीय चित्रकला का तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन जिन मूर्तिकारों ने उसको तराशा है उनसे पूछा नहीं गया था कि आप चाहते हैं कि ये मूर्ति बनाएंगे। अजंता के चित्रकारों से नहीं पूछा गया कि आप क्या बनाना चाहते हैं। उनको कहा कि आपको ये पैसा मिल रहा है, आप ये बनाएंगे। अगर खजुराहो की मूर्तियाँ 12 इंच की है तो उसको 12.5 करने का भी अधिकार चित्रकारों में नहीं था। तो इस मामले में यूरोप में जागृति बहुत पहले आई थी
और इसलिए मुझे लगता है कि जॉनर पेंटिंग के ऊपर बात करनी चाहिए थी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और हम लोग आशीष से सुनेंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। और क्योंकि आशीष के बारे में इतना कह सकता हूँ कि साहित्य के हैं, साहित्यकार हैं, जुड़े हैं, लेकिन चित्रकला के बारे में उनकी गहरी रुचि है और बराबर पढ़ते लिखते रहते हैं, इसलिए ये काम उनसे संभव हुआ। और दूसरी बात ये कि धर्मेंद्र सुशांत यहाँ बैठे हैं, चित्रकला के बारे में बहुत कम लोग हैं जो पत्रकारिता में हैं और कला के बारे में सोचते समझते या पढ़ते रहते हैं क्योंकि हिंदी पत्रकारिता में जो कला समीक्षा का पक्ष है उसके लिए बहुत पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर कवि हैं, कविता की भाषा है तो बाकी निपट जाता है, क्योंकि आप तारीफ़ करते रहिए, हमको भी अच्छा लगता है कि मेरी तारीफ़ हो रही है, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है, उससे कला की ऐसी तैसी वजह कोई बात नहीं। तो उस हालत में धर्मेंद्र सुशांत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और कम लोगों में हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदी जगत में इनकी संख्या कम है। तो इसलिए जब भी मुलाकात होती है तो मुझे बहुत आश्वस्त मिलती है कि हाँ हमारे साथ कोई है। तो मैं आशीष से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात को रखें, हम लोग सुने उनसे। शुक्रिया अशोक दा। हमने कला के बारे में जो कुछ सीखा, और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे वय के हिंदी में जो भी लोग लिखने पढ़ने वाले हैं उन्होंने अशोक दा से बहुत कुछ सीखा है। इनकी पतली पतली किताबें, वो किताबें पढ़ते हुए मुझे लगा कि घर में ये जो पेंटिंग्स हैं, किताबों में छपी हुई जो तस्वीरें हैं, उन्हें थोड़ी और गहराई से हम देख और समझ सकते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली में आया तो मंडी हाउस जाना होता था, वहाँ त्रिवेणी है, रविंद्र भवन है, कुछ न कुछ चल रहा है हमेशा, उसे देख लिया। धीरे धीरे कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगी, कुछ यार दोस्त बने जो पेंटर थे, उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन और कुछ कुछ लिखता रहा। कहीं किसी एग्जीबिशन में गया तो कुछ लिख लिया, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी लगी तो लिख लिया, वो भी अशोक दा को देखकर कि ये लिख रहे हैं और पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है, मुझे भी कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये किताब मैंने बहुत देर से पढ़ी, जब मैं पोस्ट डॉक्टोरल थीसिस लिख रहा था और मेरा काम स्त्री भाषा पर था, स्त्रियों की भाषा पर मेरा काम था। अपना पोस्ट डॉक्टोरल थीसिस लिखते हुए किसी तरह से ये किताब मेरे हाथ लगी और आप विश्वास करें कि ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग एकाएक बूम करे, खुल जाए। जो ढेर सारे उलझे हुए विचार थे, उलझे हुए एहसास थे, उन्हें लगा कि कोई एक आकार मिल गया। और किसी सोचने विचारने वाले व्यक्ति के लिए अगर उसके ढेर सारे प्रश्नों का एक व्यवस्थित जवाब मिल जाए, उसके उलझे हुए एहसासों को एक सूत्र मिल जाए, उससे ज़्यादा आनंद का विषय और कुछ हो नहीं सकता। वो आध्यात्मिक सुख है। मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं महीनों तक ऐसे लगे कि हवा में चल रहा हूँ और मैं कुछ भी चीज़ें समझ सकता हूँ और लोगों को समझा सकता हूँ। मैंने मेरी प्रेमिका जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती थी, मैंने सोचा कि मैं उन्हें ये किताब सुनाऊं, ये बताऊं एक एक हिस्सा। तो हम लोग जब सुबह चाय पीते थे तो मैं उन्हें कोई हिस्सा पढ़कर सुनाता था और उसका मतलब समझाता था। फिर मुझे लगा कि अपने बाकी दोस्तों को भी ये किताब पढ़वानी चाहिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि अनुवाद करने के लिए राइट्स लेने होते हैं या क्या टेंटरम है इसका। मैंने अनुवाद करना शुरू किया और मैंने ये सोचा था कि मैं इसे अनुवाद कर लूँगा, किसी साइबर कैफ़े पे जाकर इसे किताब जैसा बनवा लूँगा और अपने दोस्तों को बांट दूँगा प्रिंट करवा के कि इसे पढ़ो। मैंने अनुवाद करना शुरू किया और अनुवाद करते हुए जहाँ मुझे लगा कि अपनी भी बात जोड़नी है समझाने के लिए, किसी भारतीय चित्रकला का किसी और पेंटिंग का हवाला दे देना, मैंने ये सब कर दिया। जितना बर्जर साहब का था
उसका समझें कि 25% मैंने भी अपनी तरफ से खूब जोड़ लिया। बहुत आनंद आया मुझे उसके 5 चैप्टर करने में। लेकिन उसके बाद मैं चला गया कहीं नौकरी के सिलसिले में और मेरा वो काम छूट गया। लेकिन मैं अगर अपने चेतना के बारे में कि किन चीज़ों से मैं बना हूँगा, जैसा मैं सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, उसमें इस किताब की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं समझता हूँ कि कोई लेखक अगर किसी की ज़िंदगी में इतना घटित कर सकता है तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। और उस आदमी ने अपने एक किताब के ज़रिए कितने लोगों की ज़िंदगी में ये किया होगा। अशोक दादा बता रहे कि कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी में उस आदमी ने ये किया होगा। कोई पेंटिंग, कोई कलाकृति, कोई किताब अगर किसी को इस तरह बदल सकती है तो वो अमूल्य चीज़ है। तो फिर मैं लौट कर आया, तब तक पता चला कि मृत्युंजय जी इस किताब का अनुवाद कर रहे हैं। मृत्युंजय जी हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं, आलोचक हैं, वो इसका अनुवाद कर रहे हैं। तो किसी अपने ही नौकरी के सिलसिले में वो भी कहीं चले गए और उन्होंने कहा कि मुझसे अनुवाद नहीं हो पाएगा। प्रकाशक से उन्होंने, और मृत्युंजय जी को ये बात पता थी कि मैंने कुछ हिस्सा इसका अनुवाद करके पहले से रखा हुआ है, तो प्रकाशक से उन्होंने कहा कि आशीष ने पहले से अनुवाद किया हुआ है, आप उससे अनुवाद करवा लीजिए। राजकमल प्रकाशन की तरफ से उसके संपादक ने मुझसे संपर्क किया कि आपने ये अनुवाद किया है, कुछ और अनुवाद कर दीजिए। तो मुझे पहले लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये अनुवाद छप भी सकता है। तो मैंने उसका बाकी अनुवाद कर डाला। लेकिन जो अनुवाद मैंने पहले किया हुआ था, जिसमें 25% अपने सारे ख्याल मैंने दर्ज किए हुए थे, उसे एडिट करना बहुत मुश्किल था। कुछ मैंने किया और बहुत सारा काम, वो एडिटिंग का काम हमारे बहुत अच्छे मित्र और हिंदी के बेहतरीन कवि आर चेतन क्रांति ने किया। बहुत मेहनत उन्होंने की इस किताब पर, वो हटाने के लिए जो मैंने सारा किया था। तो अब ये किताब इतनी अच्छी बनी है, और जब से ये किताब आई है मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं शुक्रिया के। सैकड़ों लोगों के मैसेज आए होंगे कि शुक्रिया, आपने इसका अनुवाद कर दिया। अच्छा किया है, बुरा किया है, इसका नहीं कि आपने कम से कम अनुवाद कर दिया। अनुवाद बेहतर है, इस बारे में भी लोगों ने लिखा। लेकिन अनुवाद हो जाना मात्र हिंदी में, ये हिंदी के लिए सुखद आश्चर्य का विषय था। मैं पेंटिंग्स के बारे में और उसे कैसे देखें, ये किताब कैसे देखती है, इसके बारे में अशोक दादा के सामने और आप सब सुधी जनों के सामने बोलने में अक्षम हूँ। मैं उसका पात्र नहीं हूँ कि मैं उस बारे में कुछ बोलूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की किताब जॉन बर्जर की है, इस तरह की किताब अगर अंग्रेजी में और हैं ही, तो उनका हिंदी में अनुवाद ज़रूर होना चाहिए। बल्कि हिंदी में मूलतः इस तरह की चीज़ें लिखी जानी चाहिए। हमारे यहाँ न सिर्फ कला की अनुपस्थिति है, कला की अनुपस्थिति का मतलब आर्ट गैलरीज़ की कमी है। आप बताएं कि किन छोटे शहरों में कितने, इलाहाबाद में कितने आर्ट गैलरीज होंगे? शायद होंगे, बेकाद हो सकता है कि हों, वरना बहुत कम होंगे। मुझे लगता है सीसी नहीं, सरकारी है एक, जहाँ वो भी सरकारी लोगों के एग्जीबिशन लगते हैं। हमारे चौराहों पर जब हम घर से निकलते हैं तो किन चौराहों पर मूर्तियाँ हैं और किस तरह की मूर्तियाँ? ज़्यादातर पौराणिक मूर्तियाँ या नेताओं की मूर्तियाँ। कोई कलाकृति क्यों नहीं हो सकती? मतलब कला देखने का कोई सेंस डेवलप नहीं किया जा रहा है, ना हमारे समाज द्वारा, ना हमारे सरकार द्वारा। वो हम सब लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन हम शायद ये कर सकते हैं कि इस तरह की किताबें लिख सकें हिंदी में, ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनमें भी एक सेंस पैदा हो सके कला को लेकर। आप सब मुझे सुनना चाहते हैं, इसका शुक्रिया। एक बहुत मुश्किल विषय पर बोलने के लिए और भौमिकता के सामने मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कायदे से मैं भौमिकता का चेला भी नहीं बन पाया। हालांकि बहुत ज़्यादा समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं,
जिस किताब का जिक्र हो रहा है, अभी आशीष भाई ने कहा कि ऐसी किताबों का अनुवाद होना चाहिए, दूसरे अपनी भाषाओं में ऐसी किताबें होनी चाहिए। तो बेशक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, और एक प्रकाशन के प्रतिनिधि के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि हम चाहते भी हैं कि ऐसी किताबें हिंदी में भी हों और भी दूसरी भाषाओं में हों, जिससे हम लोग पढ़ सकें, जान सकें। फिलहाल ये बर्जर साहब के हवाले से मैं भी थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताऊं तो शायद समझने में ये मदद मिले कि मैं बिहार के जिस गांव में पैदा हुआ, तो उस समय नज़र तो नहीं थी, लेकिन आप जिधर देखना चाहो उधर बहुत तरह की कलाएं सहज उपलब्ध थी। मुझे याद है बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ आदमी एक पत्ते से कुछ ही सेकंड में खरगोश बना देता था, पत्ते को बीच से चीर करके। बहुत बाद में ये समझ में आया कि ये पत्ते से खरगोश बनाना और खेल करके उसका काम वहीं खत्म भी हो जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये हजारों साल के लगातार अभ्यास के बाद ये बनी हुई एक चीज थी, एक अद्भुत कला, एक अद्भुत कलाकृति जो पैदा होती है और थोड़े समय में खत्म हो जाती है, लेकिन वो आपकी सभ्यता के साथ हजारों साल से चल रही है। मुझे और भी हैरत हुई, जो छोटे मोटे मेले ठेले लगते थे कभी किसी पर्व त्योहार के मौके पे, तो वहाँ हो सकता है वो अब भी बिकती हो। अगर आप लोगों में से कुछ लोग बिहार की तरफ के हों तो एक सीटी बिकती थी चिड़िया की तरह, काले रंग में रंगी हुई, और एक तकली की तरह गिरनी बिकती थी, वो भी काले रंग में रंगी हुई। बाद में मैंने वैसी सीटियाँ यहाँ नेशनल म्यूजियम में हड़प्पा गैलरी में भी देखी। तो ये ऐसी कलाएं थी जो किसी रिचुअल के साथ या आपके डे टू डे के लाइफ में वो आती थी। उनको कला के रूप में शायद हम नहीं पहचानते थे। बाद में पढ़े लिखे समाज में या पढ़ने लिखने के बाद जब हमको लगता है कि कला एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें पहचानना भी पड़ेगा, तो नज़र की बात आती है। तो एक शेर है ना कि शौके दीदार गढ़ है तो नज़र पैदा कर। बर्जर साहब ने अपने समाज से, अपनी संस्कृति से एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा इस किताब के जरिए कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, दूसरे कला से हम क्या चाहते हैं। मुझे लगता है भौमिकता ने थोड़ी देर पहले जो बात की कि बर्जर साहब को अगर भारतीय समाज संस्कृति के बारे में कुछ ज़्यादा पता होता या इस विषय को उन्होंने समेटा होता उसमें, तो कुछ और बातें होती। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए आखिर कला से हम क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कला, कम से कम भारतीय संदर्भ में, उसका चरम लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। और आनंद प्राप्त करने का आनंद कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो एक बड़ी चीज़ है। वो दर्शन का भी विषय हो सकता है, लेकिन जीवन की सार्थकता को आप किस तरह से महसूस कर पाते हैं, कला इसमें शायद मदद कर सकती है आपको। तो इसके लिए कि कोई चीज़, जैसे कलाओं के बारे में अमूमन अगर आप देखें तो कोई कला कितनी बड़ी है उसका एक सामान्य पैमाना ये है कि वो बिकी कितने में है, मतलब उसका मूल्य पैसे में कितना आंका जाता है। जैसे हम लोग अगर सुने कि पिकासो की एक पेंटिंग 500 करोड़ रुपए में बिकी है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है या वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन वो महत्वपूर्ण कैसे होता है, किसी चीज़ को देखने के बाद हमारे भीतर क्या पैदा होता है या हम क्या ग्रहण करते हैं उससे। और यही वो जगह है जहाँ सामने की एक चीज़, कोई कलाकृति और हमारी नज़र के बीच कुछ ऐसा घटित होना चाहिए और कुछ ऐसा घटित होता है जो कला हमें देना चाहती है और जो हम लेना चाहते हैं वो संभव हो पाए। और ये एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बहुत ज्ञान भी हमें बहुत जगह बांधता है। और मुझे लगता है कि एक जरूरी चीज़ है कि कला आपको आज़ाद भी करे। ये स्वतंत्रता, मानस की स्वतंत्रता कला आपको कैसे प्रदान करेगी, इसके लिए आपके पास नज़र होनी चाहिए। और बर्जर साहब एक जरिया बनते हैं, उसका बर्जर के विचार एक जरिया बनता है। जैसे मैं दादा के सामने बोलने में बहुत हिचक होती है,
अपनी कला परंपरा को अगर हम देखें, बंगाली स्कूल की बात होती है, एक समय ऐसा आया बहुत सारी कहानियां पेंट की जा रही थी, हमारे पास बहुत कहानियां हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक भी था कि वो नैरेटिव किस्म की पेंटिंग्स, और ये भी बहुत स्वाभाविक था कि हम अपने मिथकों को, अपने एपिक को या और भी दूसरे तरह की कहानियों को उसमें पेंट किए जा रहे थे। लेकिन टैगोर की पेंटिंग, रविंद्रनाथ ठाकुर की पेंटिंग जब आती है, वो एकदम एक दूसरे धरातल पर ले जाती है कला। आप अपने यहाँ उसकी परंपरा को खोजने में बहुत मुश्किल का सामना करते हैं, आखिर ऐसी कला कहाँ से आ गई। लेकिन कला तो वो भी थी, तो कला हमें बंधनों से आजाद भी करती है, और वो आजाद कब करेगी, जब हम उसको सही नजर से देख पाए। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मूल्य है, और वो स्वतंत्रता सतही अर्थों में स्वतंत्रता नहीं है। जैसे आनंद सिर्फ एक खुशी, मतलब सामान्य खुशी नहीं है, आनंद जीवन की सार्थकता को जान लेने का नाम होना चाहिए। वैसे ही कला आपको स्वतंत्र करती है, कला को स्वतंत्र करने की क्षमता होनी चाहिए दर्शक के लिए। लेकिन दर्शक उस स्वतंत्रता को अर्जित कैसे करेगा, क्योंकि बंधना मूल लक्ष्य नहीं है। तो बर्जर की जो किताब है, मुझे लगता है कि वो एक रास्ता बनाती है। विनोद बिहारी मुखर्जी साहब की किताब है चित्रकार, तो वो पढ़ के आप दूसरी तरह से कलाओं को देखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुराने समाज हैं, पुराने समाज कहने का मतलब जो सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं, तो उनके इर्द गिर्द कलाओं के बहुत सारे रूप उनके दैनिक जीवन में घुले मिले हैं। तो उनकी प्रायः उपेक्षा होती है, क्योंकि जो चीज़ सस्ता से मिलती है वो उसका मूल्य देर से समझ में आता है, या उसकी तरफ हम वैसे ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज़ हमें सीखनी पड़ती है। तो आशीष भाई ने जैसा कि कहा कि ऐसी और भी बहुत सारी किताबें आनी चाहिए, तो एक प्रकाशक के संपादक के रूप में हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग ऐसी किताबें लगातार लाएं। और जैसे बाहर एक किताब अभी आप देख सकते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख साहब खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी एक किताब है निरखे वही नज़र, भारतीय कलाओं के संदर्भ में बहुत उम्दा किताब है। वो भी हमें एक बहुत जरूरी दृष्टि देती है। रामचंद्रन साहब अब नहीं रहे, मुझे एक आध बार उनसे बातचीत करने का मौका मिला था, तो मुझे लगता था कि जितने अच्छे वो पेंटर थे, कलाकार वो जितने अच्छे थे, उतने ही अच्छे शिक्षक भी थे कलाओं के बारे में बताने वाले। वीरेश्वर दा पटना में हुआ करते थे। वीरेश्वर दा मुझे लगता है कि वैसे शिक्षक कम ही हुआ करते होंगे कला की दुनिया में, जितने अच्छे वो शिक्षक थे। किताबें भी शिक्षक होती हैं, अच्छी किताबें ज़्यादा अच्छी शिक्षक होती हैं। वैसी किताबें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, इसकी कोशिश करेंगे हम लोग, और अशोक दा को अभी सुनेंगे। हाँ प्लीज। Thank you.